रिकॉर्डिंग। देखो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स कुछ है। देखो सबसे पहले क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है कुछ। क्या होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन? जो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रही है, परचेज की, सेल की, एक्सपेंसेस की, छोटे मोटे खर्चे बढ़ रहे हैं डे टू डे बिजनेस के अंदर में, रनिंग के, एसी रिपेयर करवाया है, कोई भी चीज़, एलईडी रिपेयर करवाई मान लो, लैपटॉप रिपेयर करवाया, मदरबोर्ड बदलवाया है, हार्ड डिस्क लगवाई, मेरे ये सारे एक्सपेंसेस हैं। बिजली का बिल भरा है, लेबर को जो सफाई करने आ रहा है उसको वेजेस वगैरह दी, सैलरी दी है, कोई मतलब अपने कंप्यूटर पे बंदा रखा है उसको सैलरी दी। ऑल आर द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन टैली एंड अकाउंटिंग। ओके, सारी की सारी चीजें चढ़ेगी, अठन्नी अठन्नी का हिसाब भी चढ़ता है अकाउंट में, ठीक है ना। अकाउंट का काम क्या है? नेट प्रॉफिट दिखाना। नेट प्रॉफिट मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट, रियल नेट प्रॉफिट है वो क्या है? जब असली में सारे खर्चे डालोगे जब भी तो नेट प्रॉफिट पता चलेगा क्या हुआ है, कितनी खर्चे हुए तुम्हारे मान लो 1000 रुपए की सेल हुई है, क्या सेल तुम्हारी इनकम है? पर सेल इनकम कैसे हो सकती है? खर्चे नहीं लगे, माल भी आया है, खर्चे भी लगे हैं, लेबर को खर्च की वो भी दी है, वेजेस वगैरह भी दिए है, बिजली का बिल भी लगा है, मेंटेनेंस के खर्चे भी लगे हैं, सारा काट पीट के जो हिसाब आएगा वो नेट प्रॉफिट है हमारा। समझा ही नहीं? बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब समझाया होगा। इवेंट, व्हाट इज इवेंट? बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो प्रभाव पड़ता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो प्रभाव पड़ता है अकाउंट्स पे, दिस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट का मतलब जैसे मान लो हमने माल खरीदा, क्या आया और क्या गया? माल आया और पैसे गए, पैसे गए मतलब स्टॉक बढ़ गया हमारा है और कैश कम हो गया, दिस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट का मतलब समझाया होगा, माल आया, माल स्टॉक बढ़ गया और पैसे कम हो गए, सही है, इवेंट बोलते हैं इसको हम। इसके बाद में देखो अकाउंट्स। अकाउंट देखो, अकाउंट अलग अलग पर्टिकुलर अकाउंट बनते हैं हर चीज के। मान लो कैश का हिसाब रखना है, कैश अकाउंट बनाया जाएगा। परचेज का हिसाब रखना है, परचेज अकाउंट बनाया जाएगा। कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, हिसाब किताब। फर्नीचर देखना है कितने का फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट बनता है प्रॉपर, ठीक है। हर चीज का एक अकाउंट बनेगा ताकि हिसाब किताब रखा जा सके, ठीक है। कैश का है, लेन देन, कैश का हिसाब रखना पड़ेगा, कैश बुक बनेगी। परचेज के लिए परचेज बुक बनेगी, सेल के लिए सेल बुक बनेगी, है। परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक बनेगी, सही है कि नहीं है? तो ये चीज है। अच्छा, कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? बात करते हैं। देखो मैं तो ये हाईलाइट कर दिखा रहा हूँ तुमको, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो इवेंट का मतलब समझाया होगा, जो ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ता है बिजनेस पे। जो ट्रांजैक्शन का प्रभाव, जैसे मान लो फर्नीचर खरीदा, बदले में क्या गया? कैश ही गया या बैंक बैलेंस गया, ठीक है। तो कैश कम हो गया, एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गई, ठीक है। तो ये इवेंट होता है। अच्छा देखो अकाउंट समझ आया होगा, अलग अलग अकाउंट बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत, बेस समझना है अपने को। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? एग्जांपल देता हूँ। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब धंधे में बिजनेसमैन करेगा क्या? एसेट ही खरीदेगा। तेरे से मैंने कर्जा लिया मान लो, क्या करूंगा मैं? एसेट ही खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनें खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा संपूर्ण बिजनेस है, एक लैपटॉप है ये, मान लो 50,000 रुपए का, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने इसमें से 20,000 तेरे से उधारे लिए, वो मेरी क्या है? लाइबिलिटी। टोटल एसेट में से अगर मैं लाइबिलिटी घटा दूं तो क्या बच जाता है? जो मैंने लगाए हैं घर से, मैंने 30,000 लगाए हैं घर से, 20,000 तेरे से उधार लिए थे, तो मतलब लैपटॉप में 50,000 टोटल लगे थे, मतलब पूरे बिजनेस में 50,000 लगे थे, जिसमें से 20,000 मैंने आपसे उधारे लिए हैं, तो 30,000 मैंने अपने घर से लगाए हैं। समझा ही नहीं? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, इसलिए बोलते हैं। एसेट में से अगर लाइबिलिटी घटा दी जाए तो क्या बचता है? कैपिटल। कैपिटल बचती है, पूंजी बचती है, जो मैंने लगाई है अपनी जेब से। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल काम के लिए घर से पैसे, मतलब बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाना। पर्सनल काम के लिए, घर के लिए पैसे निकाल के लेके चला गया मैं, मेरे को 20,000 की जरूरत थी, मैं अपने बिजनेस से निकाल के घर पे ले गया, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग सही है ना? कैपिटल पूंजी। लाइबिलिटी जो चुकानी होती है आपको, मैंने मान ले तेरे से 20,000 रुपए लिए उधार है, तो चुकाने पड़ेंगे वो 20,000 रुपए ब्याज समेत। ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज भी एक खर्चा है ना। रकम तो खर्चा, रकम तो है ही लाइबिलिटी, और वो ब्याज जो हमारा खर्चा है। ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला आइटम है और ये लाइबिलिटी में जाने वाला आइटम है। लाइबिलिटी है, वो चुकाना पड़ेगा, ये सब फ्री में थोड़ी है। 20,000 रुपए, 20,000 नहीं, 10 रुपए भी फ्री में नहीं है, समझाई? अगर मेरे को गोलगप्पे अच्छे नहीं लग रहे ना 10 रुपए के, मैं उस रेडी पे नहीं जाऊंगा, 10 रुपए भी वेस्ट लगेंगे मेरे को करने, समझाई नहीं आई? इंसान 10 रुपए भी तब खर्च करता है जब उसको लगे हाँ भाई कोई आउटपुट है, हाँ कोई यूटिलिटी है। नहीं तो मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो 10 रुपए भी नहीं खर्च करूंगा भाई, मैं ऐसा इंसान हूँ। मेरे को लगे कि यूटिलिटी है तो खर्चा करेंगे, नहीं तो कोई खर्चा नहीं करेंगे हम। अठन्नी का भी खर्चा नहीं करता मैं, मेरे को लगता है कि भाई हाँ आउटपुट मिलेगा कुछ तो खर्चा करेंगे, नहीं तो कोई खर्चा नहीं होगा। बात समझाई नहीं आई?
तो ये चीज है। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो चुकानी है पैसे आपने को, जो पैसे चुकाने हैं अपने को। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसिड माइनस कैपिटल। ये लैपटॉप टोटल एसिड है, मेरी पूंजी कितनी लगी है 30,000, बाकी मैंने उधारे लिए हुए हैं, सही है ना। ये पूरा बिजनेस है मान लो, इस पे बिजनेस में मान लो 4 करोड़ रुपए लगे एग्जांपल के लिए, 3 करोड़ मेरे खुद के, 1 करोड़ मैंने उधार लिए हैं। तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ घटा दो तो क्या बच जाता है कि मेरी कैपिटल बच जाती है। 4 करोड़ में से अगर 3 करोड़ घटा दो तो लाइबिलिटी बच जाती है, सीधी बात है वो, ये कहीं घुमा लो, सही है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसिड होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसिड। मेरी ये टोटल एसिड है, कुछ मेरी खुद की है, कुछ मैंने उधार पे लिए हुए पैसे, ठीक है। तो ये चीज है, बिजनेस में सारे पैसे खुद के थोड़ी होते हैं, यहाँ तो चलो अपने खुद के हैं, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें उधार भी लेना पड़ता है। यहाँ पे तो पैसे आने जाना तो कुछ नहीं है, बिजली का बिल बुल छोटे मोटे एक्सपेंसेस है ना, वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, मेजरली तो यहाँ पे पैसे आने ही है, ठीक है, वो चीज होती है। लेकिन अपना दिमाग लग रहा है उतना ही ज्यादा, उनके दिमाग की बसड़ नहीं होती इतनी ज्यादा, अपने दिमाग की ज्यादा वो होती है, सही है। तो ये चीज है, पढ़ाई लिखाई के अंदर में दिमाग की ज्यादा बसड़ है। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा थोड़ी है। एक फैक्ट्री में देखो, रे यहाँ पे देखो, फैक्ट्री में 20-20 करोड़ की मशीनें आती है, हाँ रॉ मटेरियल भी करोड़ों में आता है। अब यहाँ पे क्या कुर्सी बेंच और ये सब चीजें हैं, मान लो 70-80 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा। बिल्डिंग की कॉस्ट मान लो 4-5 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। फैक्ट्री में तो बहुत लगते हैं, 100-100 करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो भी नहीं खुलती ढंग से, ठीक है। तो ये चीजें है, लाइबिलिटी समझाया। अच्छा, इसके बाद में देखो इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, अंदर के लोगों के प्रति लाइबिलिटी। मान लो मैं मालिक हूँ, मैं अंदर का हूँ बिजनेस के, तो इंटरनल मतलब अंदर के लोगों के प्रति लाइबिलिटी। मतलब बिजनेसमैन के प्रति क्या लाइबिलिटी है, प्रॉफिट देना उसको, प्रॉफिट देना, उसकी कैपिटल पे उसका ब्याज देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मतलब। तो इंटरनल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाहर के लोगों के प्रति लाइबिलिटी। मान लो मैं इससे माल खरीद के लाया, पैसे देने पड़ेंगे। मान लो मैंने इससे फर्नीचर उधार में खरीदा, पैसे देने पड़ेंगे, है ना। क्रेडिटर के प्रति लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से कर्जा ले लिया शॉर्ट टर्म का। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पता क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से उधार ले लेना, 50-60 दिन की उधार मिल जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड टाइप नहीं होता। और क्रेडिट कार्ड नहीं होता ये, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी मिलती है ये। मैं मान लो करंट अकाउंट होल्डर हूँ, मतलब बिजनेसमैन हूँ मान लो मैं, मेरे को लिमिट मिली हुई है 1 लाख रुपए की। आपके खाते में पैसे हो, आपके खाते में पैसे ना हो, आप 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो 40-45 दिन के लिए। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। चुकाने तो पड़ेंगे, यूँ तो है नहीं कोई चुकाने नहीं पड़ेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब बाहर के लोगों के प्रति लाइबिलिटी। अच्छा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, देखो 2 बातें होती है। एक तो होता है बिल्स पेबल, बीपी बोल देते हैं जिसको हम, बीपी सुना होगा, बीपी, बीपी बोल दो, बीपी बोल दो, बिल्स पेबल बोल दो, बिल्स पेबल, ठीक है। पेबल मतलब क्या है, एक होता है क्रेडिटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बीपी को भी क्रेडिटर ही बोलते हैं, वैसे क्रेडिटर को भी क्रेडिटर बोलते ही हैं। इसमें और इसमें फर्क क्या है भाई, तूने मेरे से 10 लाख का माल खरीदा, मैं व्यवहार बता रहा हूँ। हम तो देखो सीधा सीधा व्यवहार की बात कर रहे हैं, बढ़िया लोग हैं हम, सीधा व्यवहार बताते हैं। अकाउंट्स है, कॉमर्स है, सीधी बात है। मेरे को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है भैया, तेरे को 20 लाख का माल बेचा, क्या गारंटी है तेरी तू देगा मेरे को 20 लाख रुपए, है ना। पर्चा बना के दे दिया भैया तेरे को मैंने, साइन कर इस पे, स्टैम्प पेपर साइन करो इस पे, तेरी कोई गारंटी नहीं है, इस पे नोटरी मरवाऊंगा मैं। अगर तूने कल को पैसे नहीं दिए तेरी ऐसी तैसी भी कर देंगे कोर्ट के। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको ये पर्चा ले जाके कोर्ट में घसीट सकता हूँ, समझा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड बीपी। मतलब अब यहाँ पे मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्यों होएगा, आपने मेरे को माल बेचा है, क्या पता मैं फ्रॉड हूँ, हो सकता हूँ मैं फ्रॉड, क्या पता मैं कुछ भी हो सकता हूँ। आपने मेरे को माल बेच दिया, आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, आप मेरे से साइन करवाओगे नहीं करवाओगे, बोले कोई नहीं 3 महीने बाद पेमेंट कर दियो, साइन तो करवाई, साइन कर, अपना बिजनेस का बिल लगेगा साथ में, सारी चीज लगेगी, साइन कर दो, बात खत्म। क्यों विश्वास करेंगे हम आपके ऊपर, वो तो कहीं नहीं होता। हाँ कहीं नहीं होता। बिल्स पेबल समझ आई नहीं आई, तो ये चीज है। एक क्रेडिटर मैंने सीधा विश्वास कर लिया, सीधा बिल काट के दे दियो भाई पेमेंट, ठीक है, 2 महीने बाद दे दियो, कोई नहीं। अब होलसेलर है, रिटेलरों के पास जाते हैं लेने के लिए ऑर्डर,
वो कौन सा BR BP लिखवाते हैं और सीधा बिल काट के दे दे, ले जी दे देना। छोटी छोटी पेमेंटें होती है 5-5, 7-7 हजार रुपए की, कोई बड़ी बात नहीं है, दे देते हैं दुकानदार। ठीक है, अब पेमेंट हो 20 लाख की, 25 लाख की, कैसे विश्वास कर ले भैया, भाग गया तो ये। हाँ, कैसे विश्वास करूँ इसके ऊपर, कोई गारंटी नहीं है ना इसकी, समझाई, ये चीज है। एक होता है BR, बिल्स रिसीवेबल, जिसमें पैसे लेने हो, अभी देने थे BP में, यहाँ पे लेने हैं। एक होता है BP BR, एक होता है डेटर जिससे लेने हो, दोनों से लेने हैं। एक पे विश्वास है और एक पे विश्वास नहीं है भाई। BR के अंदर में बिल बनेगा, मेरे को नहीं है भाई तेरे ऊपर विश्वास। भाई तेरे को मैंने 20 लाख का माल बेचा, तो बोला 2 महीने बाद पेमेंट कर दूं, तो कर दो 2 महीने बाद, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई फंसी नहीं है, साइन कर जाना भाई, एग्रीमेंट पे स्टैम्प पेपर पे साइन करवाऊंगा इससे, ये डील हुई थी, इतनी इतनी क्वांटिटी इतने इतने भाव में खरीदी थी, और ही विल प्रोमिस टू पे मी रुपीज इतने इतने रुपए इन इतने मंथ, अपने को देने पड़ेंगे। अगर नहीं दिया आपने तो आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा। नोटरी किस लिए लगती है पता है आपको? नोटरी जो स्टैंप मारते हैं, अपन दोनों वहां खड़े होंगे, वकील की निगरानी में नोटिंग होगी, दिस इज कॉल्ड कोर्ट नोटिंग। कोर्ट में नोटिंग होती है एक, भाई वकील के सामने साइन करे, इसने कल ने तू कह देगा मैंने तो साइन ही नहीं करे, कौन है तू, बात समझ आ रही नहीं आ रही? वकील के सामने साइन करे हैं और उसके सामने स्टैंप लगी है, दिस इज कॉल्ड नोटरी। तेरे बिना वो स्टैंप नहीं मार के देगा, मतलब कौन है भाई साइन करने वाला, बुला के लाओ। क्यों बुला के लाओ? मेरी प्रेजेंस में साइन होने चाहिए। वकील कल को गवाह बन के खड़ा होएगा कि भाई हाँ इसने साइन मारे थे, मेरे सामने मारे थे, मैंने नोटिंग की हुई है, बात समझ। दिस इज कॉल्ड नोटरी। नोटरी लगवाते क्यों हैं? इसलिए लगवाते हैं नोटरी, नोटरी का काम ये होता है लगवाने का, इसलिए नोटरी लगती है हमेशा, समझाई, ये चीज है। तो वो पक्के में हो गया ना काम। अब डेटर कौन है? नॉर्मल बिल दे दिया, वह पैसे दे दियो, 2 महीने बाद दे देगा वो, है ठीक है। डूब गए तो डूब भी गए, देखो उसमें मैं केस भी नहीं फाइल कर सकता, क्यों दिया भाई माल, है। तो ये चीज है, समझ आया? एसिड्स जो हमारी संपत्ति है सारी की सारी एसिड्स, ये सारी एसिड्स है, एसिड्स, ठीक है। अब देखा जाए, एक होती है टेंजिबल एसिड, एक होती है इंटेंजिबल एसिड। टेंजिबल एसिड क्या होती है? जो दिख रही है, देख और छू सकते हैं हम जिसको, जैसे टेबल है, क्या हम इसको देख और छू सकते हैं? यस। बिल्डिंग को देख और छू सकते हैं? बिल्कुल। फर्नीचर को देख और छू सकते हैं? बिल्कुल। एसी को देख और छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। स्पीकर्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, एलईडी है, छू सकते हैं, कोई भी चीज है XYZ, ये ऑल आर टेंजिबल एसिड जिसको हम देख और छू सकते हैं। लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, टैब है, ऑल थिंग्स आर टेंजिबल इन नेचर, मतलब जिसको हम देख और छू सके, बात समझाई नहीं आई? जिसको हम देख और छू सके, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल एसिड। इंटेंजिबल एसिड कौन सी होती है? जिसको हम देख और छू ना सके। इंटेंजिबल एसिड में देखो गुडविल होती है, गुडविल होती है। व्हाट इज गुडविल? एक अच्छा नाम, एक अच्छी पहचान है। कॉपीराइट, एक होता है कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट। एक होता है पेटेंट, है पेटेंट। एक होता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब कहने का क्या है? गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल मेरा एक अच्छा नाम, केवी कंप्यूटर्स का एक अच्छा नाम है मान लो मार्केट में, ठीक है। एक एग्जांपल मान लो कृष्णा वासुदेव कॉमर्स क्लासेस नाम है, अच्छा ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है, तो वो भी तो पैसों की है, फ्री की थोड़ी है, एसिड्स है मेरी भाई, कई साल लगे हैं उसको बनाने में, बात समझाई नहीं आई? एक चीज होती खरीदी हुई, एक चीज होती बनाई हुई। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, क्या उसने बनाई हुई है गुडविल? खरीदी हुई है, खरीदी हुई है। डोमिनोज तो बनाया किसी और ने है ना। मान लो मैकडी है, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदी है किसी ने, वो तो गुडविल खरीदी है, फ्रेंचाइजी की चार्जेस दिए उसने, बात समझाई नहीं? फ्रेंचाइजी की चार्जेस दिए उसने, तब है। एंड व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट होता है कॉपी करने का अधिकार। क्या? कॉपी करने का अधिकार। एग्जाम्पल, डीके गोयल की बुक अकाउंट की मान लो, अविचल पब्लिकेशन के पास है राइट उसके, मैं डीके गोयल मान लो, मैंने तो अविचल पब्लिकेशन है, मैंने आपको राइट दिया कि मेरी बुक छापो, मार्केट में बेचो, मैं बदले में प्रॉफिट चार्ज करूंगा उस पर। दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब समझाया होगा, कॉपी करने का अधिकार। मैंने आपको कॉपी करने का अधिकार दे दिया, बेचो कोई दिक्कत नहीं है। बागबान पिक्चर देखी है? देखिए ना, उसमें क्या होता है, वो बुक बनाता है अमिताभ बच्चन, देखिए ना, उसके अंदर में वो पब्लिशर क्या करता है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उस बुक को फैला देता है, बदले में वो चेक देता है काट के, दिस इज द चेक ऑफ रॉयल्टी।
रॉयल्टी मतलब बदले में प्रॉफिट मिलता है। हाँ, मालिकाना का है ना आपके ऊपर, बुक आपकी है, मेरी थोड़ी है बुक, पब्लिशर हूँ मैं, मेरी बुक नहीं है वो, बुक आपकी है वो, ठीक है। आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। मान लो 1,00,000 पीस बिके अकाउंट की बुक के, 700 की बुक है मान लो, 1,00,000 पीस बिके, जितना भी हुआ उसका मान लो मेरे को जो भी हमारा डील होगी उतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, देना पड़ेगा आपको। जो भी हमारी डील होगी दोनों की वो देखी जाएगी बुक किस लेवल की है। बेरा पटे फालतू बुक है तो देखो कम भी होता है। और क्या पता अच्छी बुक है, बढ़िया बिकनी है मार्केट में, पता है 99% लोग डीके गोयल की बुक खरीदते हैं अकाउंट की मार्केट में, तो उसका अच्छा वो है तो प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा लेता होगा, अच्छा लेगा। अगली बात सीधी बात है, बोला मैं सीधा बेच दूंगा, है खुद के पब्लिशिंग हाउस खोल दूंगा। पेटेंट क्या होता है? व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट का मतलब पता है? आविष्कार, कोई नई चीज बनाना, नई चीज इन्वेंट करना। मान लो सपोज दैट मैंने सिप्ला कंपनी है, एक ही सोल्ट की दवाइयाँ अलग अलग कंपनियों में मिल जाती है, मतलब सेम सोल्ट मिलता है, कंपनी दवाई का नाम अलग होता है, वो किसी और कंपनी की है, वो किसी और कंपनी की है। सिप्ला कंपनी ने राइट दे दिए कैडिला एचसी कंपनी को, फार्मा कंपनी है दोनों, कि भैया दवाई बनाओ बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो प्रॉफिट आए ना उसमें से कुछ दे देना, डील हो जाती है वो। हमारा फॉर्मूला मैं इसको भी दे देता हूँ, क्या बात होगी, बिकनी तो हमारी भी दवाई, हमारी कंपनी की ब्रांड का कस्टमर, लॉयल कस्टमर हमारे पास आएगा, उसकी ब्रांड के कस्टमर और उसकी लॉयल्टी उसके पास आएगी, किसी का किसी के पास नहीं जाता। जो एडिडास को पसंद करता है वो एडिडास ही खरीदेगा, जो नाइकी पसंद करता है वो नाइकी ही खरीदेगा, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात ही है, मैंने उसको फॉर्मूला दे भी दिया तो मेरा फायदा ही है, प्रॉफिट आना है, क्या दिक्कत है, बना के बेच रहे बेचे जा भाई, क्या दिक्कत है, सही है। तो ये चीज है, कोई डॉक्टर वो रिकमेंड करेगा तो कोई डॉक्टर वो रिकमेंड करेगा। एमआर जाते हैं प्रेजेंट करने के लिए, जिसकी अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन वही दवाई उस हॉस्पिटल में चल जाती है, सही है ना। तो मतलब कहने का ये होता है, पेटेंट का मतलब समझाया, मतलब सिप्ला कंपनी ने उसको लॉन्च किया फॉर्मूले को, कैडिला एचसी ने हायर कर लिया उस फॉर्मूले को, एक्वायर कर लिया फॉर प्रॉफिट। मतलब मान लो 1 करोड़ की सेल हुई उस दवाई, उस फॉर्मूले से जो दवाई बनी 1 करोड़ की सेल हुई, 30 लाख रुपए उसको जाएंगे, अगर 30% मार्जिन लेना है तो उसको, मतलब 30% नेट चाहिए हमको, इसलिए वो दवाइयाँ महंगी हो जाती है। कई कंपनियों में वो दवाइयाँ सस्ती आती है क्योंकि वो उन्होंने खुद ने बनाया है, समझा ही नहीं आई। तो ये चीज होती है। पेटेंट का मतलब समझाया होगा। ट्रेडमार्क का मतलब क्या था? ट्रेडमार्क इज कॉल्ड रजिस्टर्ड लोगो, केवी कंप्यूटर का लोगो, हाँ जैसे ये लोगो है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। करो ना इसको कॉपी, आप आपकी बस की है तो नहीं कर सकते। नाइकी का आप करो कॉपी, नहीं कर सकते, केस ऐसा लगेगा जेल से निकल भी नहीं पाओगे। ट्रेडमार्क एक्ट है 1999, उसमें केस हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। ट्रेडमार्क एक्ट के तहत आपने जो गलत किया है आपके खिलाफ केस फाइल हो जाएगा, आप मतलब कर नहीं सकते फिर आगे कुछ, ठीक है, आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ वो इनलीगली सब कुछ होता है, ऐसे तो नकली बिकती है, नाइकी प्यूमा की टी शर्टें बिकती है, नकली बिकती है, नगोरी गेट पे बतेरी बिकती है। हाँ, उनका सोर्स नहीं पता, माल कहाँ से आया है, दुकानदार पे केस हो नहीं सकता, दुनिया बेच रही है, चक लो सबको, समस्या ये है। तो आप यहाँ पर लगाते रहो ठप्पा, कौन देखेगा, वो चक लो सबको। बोल रहा है नाइकी का है, दुनिया बेच रही है, जा शुरू करो, 500 दुकानें हैं, किलो के भाव लेके हाँ किलो के भाव ले गया यार, किससे ले गया है वो पता नहीं, जयराम जी की, क्या कर लोगे उसका, कुछ नहीं है, वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। कई चीजें इनलीगल भी चलती है, देखो कई चीजें क्या, बहुत सारी चीजें चलती है। करंट एसिड का मतलब क्या होता है? जो 1 साल में पैसे आने हो, दिस इज कॉल्ड अ करंट एसिड। मान लो ये दुकानदार है, अब ये इतनी लंबी उधार फेंकने लग गया मार्केट में, इसका क्या होगा? 5 करोड़ की उधार फेंक दी 20-20 हजार करके, 500 कस्टमरों को उधार दे दी, डूबेंगे क्या, आएंगे ही नहीं पैसे, 20-20, 25-25 हजार, किसी के 30 हजार, किसी के 40 हजार, किसी के 50 हजार, यूं करके 5 करोड़ की उधार फेंक रखी है बंदे ने। 5 करोड़ का 5 लाख रुपए महीने का ब्याज देना पड़ेगा, कहाँ से आएगा? फ्री के थोड़ी है पैसे, इनकम इसकी 2 लाख को नहीं, 5 लाख रुपए ब्याज चुकाने लग रहे हैं, उधार है, हाँ डेप्ट में, ये वैसे कर्जे में वैसे डूबा पड़ा है, 5 करोड़ रुपए ब्याज पे ले रखे हैं लोगों से, समझा ही नहीं आई। तो ये चीज है करंट एसिड, मतलब 1 साल के अंदर जो पैसे आने, इसने मेरे को माल बेचा, कितने दिन की उधार देगा? 15 दिन की, 20 दिन की, इतनी ही देगा, ज्यादा से ज्यादा 3 वीक की उधार होती है, और ज्यादा ही कुछ बढ़िया हो बंदा, चल भाई कोई नहीं, दे दियो 5-6 महीने में पैसे, समझा ही नहीं आई, ऐसा होता है। तू थोड़ी है कहूँगा 10 साल बाद दे दियो पैसे, उस साल का उसी साल में हिसाब, हाँ बिल्कुल, उसी को करंट एसिड बोलते हैं।
कैश है जैसे, बैंक है जैसे, डेटर है जैसे, बीआर है जैसे, 1 साल के अंदर अंदर पैसे आने होते हैं इनके, ठीक है ना। बीआर मतलब बिल्स रिसीव। मेरे को नहीं है भाई विश्वास तेरे ऊपर, काट के दो, साइन करो, बात खत्म है ना। नहीं है विश्वास आपके आपको ऊपर। है सर, आपकी कंपनी को तो नहीं है, हाँ। कंपनी तो बीआर हाँ काट के हाँ, देगी सर। बीआर काट के देना पड़ेगा। नहीं मेरे को भी नहीं है, अब मेरे को चुकाने पड़ेंगे वो। तो किस बात पे अगले को उधार दे दी? कौन है तू? कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, तू कौन है भाई? तू तो एम्प्लॉय है ना यहाँ पे, है ना। सीधी सी बात है, तेरी नहीं चलेगी यहाँ पे, कंपनी की चलेगी। साफ बोल लेगी ना कंपनी, तो उसको क्या लेना देना है। अब इसकी कंपनी है, मान ले तू वहां पे काम कर रहा है, तू यूं थोड़ी अपनी मर्जी से उधार दे देगा किसी मर्जी को, नहीं दे सकता भाई। करंट एसिड मतलब 1 साल के अंदर अंदर पैसे आने हैं। अच्छा, इसके बाद में देखो कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जैसे मान लो मैंने ये टेबल बेची, क्या रोज पैसे बेचता हूँ टेबल? नहीं, दिस इज कॉल्ड माई कैपिटल रिसिप्ट। मान लो कोई एसेट बेची, उससे जो पैसा आया, दिस इज कॉल्ड माई कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट जो मेरा रेगुलर रिसिप्ट आ रहा है, जैसे मैंने मान लो मेरा पेन बेचने का काम है, तो मेरा पेन बेचना इज माई रिवेन्यू रिसिप्ट। मान लो मेरा पढ़ाने का काम है, मेरे पास जो फीस आ रही है वो क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट क्या? मान लो यार ये लैपटॉप पुराना हो गया था, मैंने इसको बेच दिया, दिस इज कॉल्ड माई कैपिटल रिसिप्ट। मान लो एलईडी पुरानी हो गई थी, या एसी पुराना हो गया था, ये बिल्डिंग बदल रहा हूं मैं, यहाँ से बेच के दूसरा खरीद रहा हूँ, ये बिल्डिंग जो बेची मैंने, दिस इज कॉल्ड माई कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट समझ आया होगा। रिवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर की रिसिप्ट होती है, सेल करा, कमीशन आया, फीस आई, दिस इज कॉल्ड माई रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट समझ आया होगा। कैपिटल रिसिप्ट समझ आया होगा। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो मैंने ये एलईडी खरीद दिया, फिलहाल में खरीदी है, पहले प्रोजेक्टर था, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसको मैंने ये खर्चा किया, क्या ये खर्चा है? इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। टेबल को खरीदना इज नॉट अवर एक्सपेंडिचर, है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे। इसका घिसना इसका खर्चा है, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ना हर साल, वो हमारा खर्चा है, ना कि इसको खरीदना खर्चा है, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, ये टेबल जाएगा एसेट साइड में। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी संपत्ति है, खरीदी है हमने, ठीक है ना, पैसे देके खरीदी है। एक एक चीज पैसे की आती है। एक छोटा सा पेन ले लो, वो भी 4000 रुपए का है, तो नहीं समझे बात को। छोटी छोटी चीजें बहुत महंगी आती है, इक्विपमेंट्स वगैरह। टेबल खरीद रहे हैं, है ना, 5-7 हजार रुपए की, ये भी आई, वो भी आई, सारी चीजें खरीदी है। 1 रुपए की पेंसिल ही क्यों ना, वो भी खरीदी है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ आया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी एसेट हो, भविष्य में लॉन्ग टाइम तक यूज हो सके, जिसकी वैल्यू हाई हो, जैसे मान लो एसी है ना, और सब चीजें हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जिस पे डेप्रिसिएशन लग सके, मतलब और भी चीजें हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे जमीन खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। हाँ, नहीं लगता जमीन पे कभी भी। प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बढ़ती है वैल्यू, कम तो होती नहीं। बहुत कम चांसेस है कि कम हो वैल्यू, लैंड की कम हो और बिल्डिंग की कम हो। बिल्डिंग की तो चलो कम होती है, बिल्डिंग तो घिसती है, रिनोवेट करवानी पड़ती है बिल्डिंग तो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली के खर्चे मतलब रेगुलर खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे वेजेस दी, सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, 1 साल के खर्चे, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में आए, 1 साल के खर्चे, मतलब वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाइट वॉश करवाया, एनुअल वाइट वॉश, रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टेशनरी का बिल, टी एंड कॉफी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, XYZ, ये बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। ये कौन से? रिवेन्यू खर्चे, रोज के रूटीन खर्चे। हाँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्री तो इसकी भी होगी, सारी चीजें होगी अकाउंट्स में। एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? फ्यूचर के रिवेन्यू खर्चे आज ही बढ़ती है। मान लो फ्यूचर के रिवेन्यू खर्चे, मान लो क्या है कि देखो, ये 3 साल की सैलरी इकट्ठी ले गया आज ही, जरूरत थी इसके घर में, कोई शादी शुद्धी थी, मान लो कुछ भी था, XYZ कोई भी कोर्स था, ये 3 साल की सैलरी आज ही ले गया। विश्वासु एम्प्लॉय था, चलो कड़ाई कौन जावे, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो 3 साल की सैलरी, दे दो इसको, आज ही दे दो, इसके काम आ जाएंगे पैसे। समझाई नहीं आई? तो वो क्या डेफर्ड रिवेन्यू खर्चे है, तो 1 साल का खर्चा, हर साल देना होता था इसको, लेकिन मैंने इसको 3-4 साल का आज ही दे दिया, खर्चा आज ही दे दिया, वो मेरी एसेट बन जाएगी। अब ये 3 साल मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा। क्यों काम करेगा? पैसे दे चुका मैं इसको। बात समझाएंगे? तो ये चीज है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो इसकी एडवर्टीजमेंट की एजेंसी है, लाख रुपए साल के खर्चे के लेते हैं, सेंटर के एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो
10 साल की मैंने आज ही दे दी 10 लाख रुपए, करो भैया हमारी ऐड। इस साल मेरी वो क्या है, 10 लाख रुपए की चीज है, सही बात है। है सर। अगले साल मेरी वो 9 लाख की रह जाएगी, 1 लाख खर्चा लग गया, पता लग गया। पूरे कर लिए ना मैंने 1 लाख। अगले साल फिर 8 लाख की, 7 लाख की, वो तब तक एसिड में आएगी जब तक वो खत्म ना हो, इसका और मेरा हिसाब। और जो 1 लाख रुपए वो इस साल खर्चा लगा ही नहीं लगा, यस सर। इस साल खर्चा लगा है वो 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, 1 लाख नहीं करेंगे, खर्चा लग गया ना वो 1 लाख रुपए मेरा। क्योंकि एडवर्टीजमेंट कराई तो कस्टमर से निकालेंगे, घर से थोड़ी निकालेगा कोई। नू तो है को नहीं कि भाई मैं घर से निकालूंगा अपने पैसे, घर से निकालेंगे तो लुट जाएगा घर से सौदा, समझा ही नहीं आई। तो ये चीज है। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हाँ, इसके बाद में देखो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जैसे कोई भी एक्सपेंसेस लगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इसके ऊपर जो लागत आई है, Yes, sir. सारा कुछ बनाने बुनाने में, मतलब प्रॉफिट जोड़ने से पहले जो लागत है इसकी, इस पेन की टोटल लागत, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तेरा अकाउंट सारा फाउंडेशन वाला आ जाएगा इसमें, यस सर। सारा फाउंडेशन का अकाउंट आ जाएगा। ये मजे की बात है। एक तो जो हाँ। मैंने पढ़ा था वो आ रहा है। सारा आ जाएगा, A to Z आ जाएगा, तेरा सारा फाउंडेशन का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये तेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, इनकम, इनकम किसको बोलेंगे? इनकम जो हमारी इनकम हो रही है, ये पेन है, मान लो हमारा 8 रुपए का तैयार हुआ, मैं 10 रुपए का बेच रहा हूँ, 2 रुपए इज माई इनकम। इनकम। समझाई? बेचना 10 रुपए इनकम थोड़ी है, 2 रुपए इनकम है ना। Yes, sir. जो हमने प्रॉफिट मार्जिन रखा है वो है इनकम। अब यूँ खर्चे नहीं लगते, फ्री में थोड़ी है, समझे कि नहीं समझे, वो चीज़ है। अब तुम ये सोचो कि खर्चा नहीं, खर्चे तो बहुत हो जाते हैं बिजनेस के, XYZ बहुत खर्चे हैं, छोटी सी तार भी 2-2 हजार रुपए की आ जाए, आ जाती है ना, समझे कि नहीं समझे। चाहे कमाई ना हो एक मौके, लेकिन खर्चे करने पड़ेंगे आपको बिजनेस में, ये बात होती है, नहीं समझे। कुछ भी करना हो, छोटा मोटा बड़ा, खर्चे बहुत लगते हैं बिजनेस में। हम 2 बैठे तो भी ये सारा कुछ चल रहा है, हाँ। सब 10 बैठे होते हाँ, तो भी चल रहा होता, बिल्कुल, तो भी चल रहा होता है ना। तो एक्सपेंसेस मतलब क्या है, बढ़ते भी जाते हैं। मतलब आप फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हो, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय में कस्टमर, देखा जाए तो, है ना। मान लो एक गाड़ी में 4 बंदे बैठ रहे हो, 4 में किराया बटेगा। एक गाड़ी में 5 बंदे बैठ रहे हो, 5 में किराया बटेगा। तो अकेला बैठ के जा रहा है, 5,000 तेरे को अकेले को देने पड़ेंगे। बात समझाई नहीं आई? तो ये चीज होती है, समझाई। इनकम समझाई होगी। प्रॉफिट देखो, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर, वही है प्रॉफिट, है ना। गेन देखो, इट इज मैंडेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट। मान लो मैंने ये टेबल लेके आया था, बाई चांस महंगी होगी, 5,000 की लाया, 5500 की बेच दी, खरीद भी लिया अगले ने, होता है ऐसा। कई बार प्रॉफिट हो जाते हैं, इंसिडेंटली गेन हो गया, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन होना नहीं था, हो गया। मैं पहले बेंचेस से पहले चेयर्स थी, मैं कितने की लाया था? 470 की लाया था शायद, हाँ 470 की एक बल्क में लाया था, जब 500 कुछ की बेच दी। 2 साल बढ़िया चलाई, बढ़िया चलाई 2 साल, टूटी भी फूटी भी सारा कुछ होया उसका, फिर उसको 500 कुछ में बेच भी दी। समझाएंगे? दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। जो मेरा वो गेन हुआ है वो मेरा एबनॉर्मल गेन है, लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन है वो मेरा। सही है, बात समझाई होगी। परचेज मतलब माल खरीदना, ठीक है, परचेज माल खरीदना। परचेज रिटर्न मतलब माल वापस करना, डिफेक्टिव पीस निकल गए, 100 पीस खरीदे थे, 5 पीस ऐसे आगे डिफेक्टिव है, या हमको पसंद नहीं आई क्वालिटी उसकी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी XYZ हो सकता है। सेल क्या होता है? माल कस्टमर को हमने बेचा। सेल रिटर्न क्या होएगा? कस्टमर से वापस आया माल। स्टॉक स्टॉक कितने प्रकार का? देखो, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक जो शुरुआत में पड़ा है साल के, वो आया कहाँ से? पिछले साल जो क्लोजिंग में बच गया था। मान लो तुमने 1000 यूनिट खरीदी इस साल, बिकी नहीं, 31 मार्च को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब होता है ना। 31 मार्च को पता चल रहा है 100 यूनिट बकाया पड़ी है जो बिकी नहीं, स्टॉक में पड़ी है, तो नू थोड़ी फेंक दोगे उसको, अगले साल का ओपनिंग कहलाएगा वो। 1 अप्रैल का ओपनिंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग कहलाएगा, और जो इस साल का ओपनिंग है वो तो ओपनिंग है ही, पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा वो, पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग माना जाएगा। तो नू थोड़ी फेंक देंगे, वो 100 यूनिट बेचनी पड़ेगी ना, पहले वो 100 यूनिट बेचेंगे फिर आगे मंगवाएंगे माल। सही है ना? यूं थोड़ी है वो 100 यूनिट साइड में रख दो, पिछले साल की थी वो, तो यूं थोड़ी होता है। पहले वो निकालेंगे स्टॉक के रूप में, चाहे सेल निकाले चाहे कुछ भी निकाले, वो नहीं होता। सेल निकालते हैं माल की, दिवाली सेल निकाल दी, वो पिछले साल का माल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है।
अब ये सन सिटी में जा रहे हो तुम, कोई कोल्ड ड्रिंक इतनी सस्ती कैसे मिल रही है? तुमने वो देखा नहीं डेट कितनी है उसकी? 10 दिन की रह रही है एक्सपायरी डेट, 5 दिन की रह रही है एक्सपायरी डेट। लोगों को ये है कि बेट सस्ती मिल रही है चीज। अरे सस्ती तो मिल रही है, एक्सपायरी डेट तो देखो उसकी, 2 दिन की 3 दिन की रह रही है। वो माल आता है सन सिटी में जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली है, मतलब या 2-4 दिन की या 10 दिन की रह रही है, वो आता है माल। वाई गेट 1 गेट फ्री क्यों है? वो कंपनी माल क्लियर कर रही है अपना, समझे? तो ये चीज होती है। इन्वेंट्री कहाँ होती है? फैक्ट्री में पाई जाती है। और स्टॉक, जैसे तू दुकानदार है, तेरे पास स्टॉक होएगा। स्टॉक गोडाउन में पाया हाँ, जाता है। स्टॉक नहीं, गोडाउन तो दोनों ही होते हैं। स्टॉक तेरे पास पाया जाएगा, तू रिटेलर है, मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री 4 तरह की होती है। 4 तरह में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा मेरे को। तो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब सेमी फिनिश गुड्स का भी स्टॉक रखना पड़ेगा। नू तो एगोनी रोड पे रख दूंगा, एक मशीन से प्रोसेस हुआ, इस पेन का खोखा तैयार हुआ, Yes, sir। नू तो एगोनी रोड पे रख दूंगा, 1 करोड़ पीस है। हाथ तो बनेगा नहीं। हाँ हाँ, हाथ तो बनेगा नहीं, प्रोसेसिंग में जाने में टाइम लगेगा। इतने गोडाउन में तो टेकना पड़ेगा। 1-1 लाख यूनिट आएगी एक साथ, 1 करोड़ पीस है, एक दिन में बन रहे हैं मान लो, ठीक है। तो वो खोखे तैयार होके गोडाउन में जाएंगे। नू तो एगो नहीं फर्श पे बिछा देंगे, इतनी चीजें नहीं बिछ सकती। गोडाउन में सेमी फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होता है। तीसरा, फिनिश गुड्स का स्टॉक। अब ये पेन पूरा तैयार हो गया, यूं तो है नहीं रोड पे रख देंगे, बन गया, चलो भाई, इसको भी गोडाउन में रखने पड़े। 4 लेयर बनती है एक गोडाउन की, फैक्ट्री की गोडाउन की 4 लेयर बनती है। 1 2 3 4 है। पहले गोडाउन के अंदर में रॉ मटेरियल आते हैं, दूसरे गोडाउन में सेमी फिनिश गुड्स, तीसरे गोडाउन में फिनिश गुड्स आते हैं, और चौथे गोडाउन में वर्किंग इन, मतलब स्टॉक इन ट्रेड आता है। क्या आता है? स्टॉक इन ट्रेड आता है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड, जो चीज हम बनी बनाई बेचते हैं, मतलब हम बनाते नहीं उसको। मान लो ये टेबल तो हम बनाते हैं, ये जो प्लास्टिक के लगे हुए हैं ना, ये हम नहीं बनाते, हम बने बनाए खरीदते हैं, तो इसका भी स्टॉक रखना होता है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। मान लो हम बोतल तैयार कर रहे हैं, इसके ढक्कन हम तैयार नहीं करते, सिर्फ बोतल तैयार करते हैं। मान लो हम फोन तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम कवर जो है दूसरी कंपनी से मंगवाते हैं, देते तो कवर भी है फोन डब्बे में डाल के, है ना। चार्जर नहीं बनाते हम, सिर्फ फोन बनाने का काम है हमारा। वो चार्जर क्या है हमारे लिए? सही है। फोन डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले। हाँ हाँ, डिस्प्ले सैमसंग दे रही है एप्पल को, तो हम स्टॉक इन ट्रेड, वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है कि नहीं है? तो इस तरह से समझ आया। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? जो व्यापार में पैसे आने हैं हमारे, जो व्यापार में पैसे आने हैं हमारे, मेरे को जो पैसे मिलने हैं, जैसे डेटर से मिलने, एक तो एक बीआर से मिलने, 2 ही बंदे हैं जिससे पैसे मिलने हैं। क्यों मिलने हैं पैसे? माल बेचा है इनको, माल बेचा है या गुड्स या सर्विसेज बेची है इनको, तो ये क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे डेटर से और बीआर से। इसमें तो पक्का प्रूफ हो गया, स्टैंप मार के बीआर बना प्रॉपर। डेटर कौन है? जिसको एक बिल काट के दिया भाई पैसे लेने हैं, जिससे है तो दोनों से पैसे लेने अपने को। ट्रेड पेबल जो देने हो पैसे, क्यों देने? माल खरीदा है हमने उससे, तो एक तो क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, एक बीपी को पेमेंट करनी है, सही बात है। इसके बाद में गुड्स का पता है तुमको, माल जो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी आपके लिए गुड्स हो सकती है। मान लो मैं हार्डवेयर का काम कर रहा हूँ, पाइप्स वगैरह और सब चीजें मेरे लिए गुड्स है, बोतल है मेरे लिए गुड्स है, मैं बेचने का काम कर रहा हूँ, लैपटॉप है मेरे लिए बेचने का काम है, फोन बेचने का काम है, तो वो मेरे लिए गुड्स है। ऑल थिंग्स विच वी डील्स इन ऑल द थिंग्स, वो सारी गुड्स है। मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, ये बेच रहा हूँ, ये स्टेशनरी का काम है मेरा, वो मेरे लिए गुड्स है। बोतल बेच रहा हूँ, मेरे लिए गुड्स है। ऑल थिंग्स, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ वो मेरा गुड्स है। कॉस्ट, जो मेरी लागत आ रही है इसके ऊपर, कॉस्ट है वो। वाउचर क्या होता है? हर चीज का वाउचर कटता है एक, भाई परचेज वाउचर, सेल वाउचर, परचेज रिटर्न वाउचर, सेल रिटर्न वाउचर, ये सब्सिडरीज में करेंगे। सब्सिडरी बुक्स है ना तुम्हारे, उसमें करेंगे। डिस्काउंट देखो, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? जो सबको मिले, ट्रेड डिस्काउंट जो सबको मिले। और लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो सबको ना मिले। किसको मिले? कैश देने वाले पर्सन को। मान लो मेरे को तेरे से 1 लाख रुपए लेने हैं, तू बोला भाई 2 महीने बाद पेमेंट होती है हमारी, 2 महीने बाद करूंगा मैं। चलो मैं कहा कोई नहीं, मेरे को आज माल लाना है, पैसे नहीं है मेरे पास माल लाने के लिए, आगे भी माल लाना है मेरे को। तेरे जैसे मेरे पास 50 कस्टमर है, 50 लाख की उधार फेंक रखी है मैंने मार्केट में। अब मैं क्या करूँ भाई, ऐसा है तेरे को 2% डिस्काउंट दूंगा, तो आज पेमेंट दे दे, 98,000 दे, बात खत्म कर।
मेरा जो माल आया था 50 का आया था, तेरे को जो बेचा था मैंने लाख में, मेरे 50 की कॉस्टिंग पड़ी थी। मैं ठीक है 98,000 दे, पैसे तो आ जाएंगे आज, बात खत्म होएगी। 2 महीने बाद आने थे वो आज आ जाएंगे, ब्याज कट जाएगा, कोई बात नहीं, क्या बात होगी। डिस्काउंट है वो, एक प्रकार का डिस्काउंट दे दिया तेरे को मैंने। तो सारा पैसा दे रहा है कैश में, मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ। कैश डिस्काउंट उसको बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो हर किसी को मिले, जैसे बुक पे हर किसी को मिल रहा है 10%, कोई वो डिस्काउंट नहीं है, वो तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो 10% देना ही है, हर किसी को देना है उसने, बात समझाई नहीं आई, हर किसी को देना है वो डिस्काउंट, समझ आई। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी समझ आई होगी कहानी। रिबेट क्या होता है, व्हाट इज रिबेट? मान लो कुछ छोटी मोटी खराबी होने के कारण, 5 मिनट बस, छोटी मोटी खराबी होने के कारण कोई डिस्काउंट मिल गया अपने को। मान लो कैलकुलेटर में थोड़े बटन काम नहीं कर रहे ढंग से, बोला चलो वैसे तो 100 का बेचते हैं, 80 का ले जा भाई, 20 रुपए क्या है हमारा रिबेट। आईफोन हो गया। हाँ, सस्ते मिल जाते हैं। रिबेट नहीं, वो तो उनके पड़े ही सस्ते हुए हैं। मान लो कोई रैपर फटा हुआ है किसी चीज़ का, कोई कुछ फटा हुआ है किसी चीज़ का, तो वो क्या है, सस्ता मिल जाता है, रिबेट होता है वो, ठीक है ना। रिबेट का मतलब समझाया होगा। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्सेस लगते हैं गुड्स के ऊपर, वो हमको थोड़ी भुगतने पड़ते हैं, वो कस्टमर को भुगतने पड़ते हैं। एंट्री किसको बोलेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है बिजनेस के अंदर में, उसको एंट्री बोलेंगे। बैड डेट किसको बोलेंगे, बैड डेट जो पैसा डूब चुका हो, मतलब कहने का मतलब 10,000 लेने थे, वो डूब गए, भाग गया कस्टमर, ठीक है। कई बार शहर छोड़ जाता है, बिल हिसाब किताब छोड़ ही गया, हिसाब ही नहीं करके गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होना, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये मेरे को पैसे दे सके, दिवालिया हो चुका, इसके कपड़े इसके, बाकी सब बिक लिया, इसका सारा सिस्टम बिक लिया, दिवालिया हो चुका ऊपर से नीचे तक। मतलब अगर आप चाहो ना तो आप कोर्ट से इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, चाहे आपके ऊपर 50 करोड़ की उधार हो, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट बनाते क्या होगा, आपसे कोई मांग नहीं सकता पैसे, कोर्ट आपको नई जिंदगी स्टार्ट करने का अधिकार देता है हर किसी को, समझा ही नहीं आई। मतलब अगर आप सारे बिक चुके, संपूर्ण खत्म हो चुके हो, बस अब कपड़े बचे हो आपके, और आप हो बोला मार लो भाई ज्यादा से ज्यादा, ये होगा, समझे। तो उस केस में क्या होगा, आप कोर्ट से इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, भैया मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे को अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, ठीक है। कागज बनवा लो, गेट के बाहर टांग दो, कोई नहीं मांग सकता आपसे पैसे, बात खत्म है बात। जब आपके पास कुछ नहीं बचा, जीरो है बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब यूँ तो है नहीं, तूने किराए का घर लिया हुआ, तेरे वो घर बेच देंगे, क्यों बेच देंगे, किसी के बाप का थोड़ी है, हाँ मकान मालिक का घर, तेरा थोड़ी है, समझाई। सोलवेंट पर्सन, जिसके हालात हो देने के, पैसे चुकाने के, सोलवेंट मतलब दिवालिया नहीं हुआ, जो जिसका दिवाला नहीं निकला। इंसॉल्वेंट का तो दिवाला निकल चुका होता है। स्टोर क्या मतलब, स्टोर जैसे मान लो माल रखने की जगह नहीं होती स्टोर, मेरे को इक्विपमेंट रखे हुए मैंने यूज करने हैं, मेरे को मशीन के पार्ट्स रख दिए मैंने थोड़े बहुत, और सब चीजें, स्टोर होता है वो। रिवेन्यू मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू है, रिवेन्यू पूरा पैसा आ रहा है। हाँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल से जो पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माल बेच के जो पैसा आ रहा है। लेकिन रिवेन्यू, अखबार बेचे, रद्दी बेची, ये बेचा, कमीशन मिला, ये मिला, वो मिला, इन्वेस्टमेंट की थी, इंटरेस्ट मिला, पैसे आ रहे हैं, क्या है, रिवेन्यू है वो, ठीक है, समझाया। एंट्री, ये लास्ट रह गया बस। एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को बोलते हैं। मान लो केवी कंप्यूटर्स क्या है, बिजनेस एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी हो बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन तो है, ठीक है, फर्म है। देखो टर्नओवर किसको बोलते हैं, सेल को। आपकी टर्नओवर कितनी है, मान लो मेरी टर्नओवर 100 करोड़ की है, मान लो मेरी टर्नओवर 1000 करोड़ की है, कंपनियां बोलती है ना। लाइफ स्टॉक, जीव जंतुओं का स्टॉक, गाय भैंस पालते हैं कई लोग, भैंस से है उसका स्टॉक होता है नहीं होता है ना, डेयरी फार्मिंग जो होती है, भैंसों का स्टॉक है, वो क्या लाइफ स्टॉक है। घोड़े पालते हैं, जो घोड़ों का स्टॉक होता है, महंगे महंगे बिकते हैं, लाइफ स्टॉक होता है कि नहीं होता। इन्वेस्टमेंट, जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हमने पैसे, ठीक है, क्लोज।